वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रेक पे जाते वक्त कुछ और ब्रेक से आते कुछ और। असल में मौसम कुछ अंदर का इस तरह का है कि मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई और मैंने कहा ठीक है बस अब कोट उतार दो, बस बहुत हो गया। पहला सेगमेंट सुबह सुबह जब आप 6:30 पौने 7 बजे घर से निकलते हैं तो आपको ठंड लगती है, फिर वो जब थोड़ा आप स्टूडियो में आते हैं, स्टूडियो आपका सारा बंद होता है तो इसकी वजह से आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेरे जो ड्रेस है वो आपको चेंज लग रहा है क्योंकि मैंने कोट उतार दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो अब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ, अपने शो पर उनको वेलकम करती हूँ। हमारे दूसरे गेस्ट हैं एडवोकेट हैं निसार अहमद चांडियो साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं नासिर कुरैशी, कराची अलायंस पार्टी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे एडवोकेट है तो थोड़ा सा मैं ये पूछूंगी, मुझे ये बताएं कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आप जब कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ जाते हैं तो फिर आप चक्कर में ही पड़ जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। यानी कि अगर कोई केस अल्लाह ना करे मुझ पे है तो मेरे पोते और नवासे जो है ना उन तक, मतलब वो जब जाएंगे कोर्ट तब कहीं हल होगा। ऐसा क्यों है? मतलब जल्दी हम लोगों को फैसला क्यों नहीं किसी भी केस का होता? इतना लंबा क्यों प्रोसीजर होता है? शायद यही वजह है कि कहीं क्राइम होता है तो हम लोग डर जाते हैं, हमें खौफ होता है कि हमने पुलिस के पास नहीं जाना, सबसे पहले तो हमें पुलिस लूटेगी, ठीक है, फिर उसके बाद आगे जाके जो आपने इतना तवील अरसा कोर्टों के चक्कर जो काटने हैं वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अभी तक गुलामी से निकले नहीं हैं। जी जी। सबसे पहले ये आप देखें, हमारे जो भी लॉज हैं वो तकरीबन 90 से पहले के जो बने हुए थे वो ही है। और जो पाकिस्तान पिनल कोड है, क्रिमिनल लॉ है, वो 1860 का है। मतलब आज से 180 साल पहले का है, 160 साल या 162 साल का पहले का है। और जो क्रिमिनल लॉ है एक है 1898, और जो सिविल लॉ है वो 1908 का है। मतलब आज से 122 साल पहले का है। उस वक्त अंग्रेज़ों के टाइम में वक्त की हालात मुख्तलिफ थे और रिक्वायरमेंट भी मुख्तलिफ थी, आबादी भी कम थी। तो उस वक्त तो उन लॉज की ज़रूरत पड़ी थी हमें, और सिस्टम भी अच्छा चल रहा था। उन्होंने कानून के एतबार से अच्छा काम किया था। लेकिन जब वो निकल गए, आप देखें हमारे जो पड़ोस की कंट्री है इंडिया, तो उन्होंने तकरीबन अमेंडमेंट लाई। उन्होंने जो कानून थे उनके वो उन्होंने चेंजिंग की। हमारी बदकिस्मती जो उनका जो आइन बना था वो 1950 का है। मतलब 3 सालों के अंदर उन्होंने अपना आइन बनाया, और हम जो हैं 1956 9 साल बाद में अपना एक आइन बना सके। वो भी हमारा एक ऐसे समझो कि 2 साल तक चल सका। और उसके बाद हम देखें, हमें जो अमेंडमेंट लानी थी, हर गवर्नमेंट का ये वायदा होता है, इलेक्शन का मंशूर होता है कि कोर्ट के कचहरियों में जो धक्के खाते हैं लोग, हम उनको बचाएंगे, उनको उनकी ज़िंदगी में इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। बदकिस्मत से ऐसा कोई भी उन्होंने काम अभी तक नहीं किया है। जो भी कुछ कानूनी उन्होंने तरामीम की है वो भी नाम की है, उनमें इतना आवाम को फ़ायदा नहीं हुआ जो होना चाहिए। इमरान खान की जो गवर्नमेंट आई, इमरान खान की जो फर्स्ट स्पीच थी उसमें तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा उसने कोर्ट कचहरी के ऊपर बात की, और ये कहा कि एक औरत मेरे पास आई, बूढ़ी थी, रो रही थी, तो हम अमेंडमेंट लाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई ख़ास अमेंडमेंट नहीं लाई, कुछ सेक्शन के अलावा। और दूसरे आप देखें, हमारे यहाँ पर जो अंग्रेज़ होते थे, हुकूमत करते थे, तो जब गर्मियाँ होती थी, यहाँ की गर्मी ब्रिटिश से ज़्यादा होती थी, तो वो क्या करते, 2 महीनों की छुट्टियाँ करके चले जाते थे। जून और जुलाई में वो चले जाते थे। वो तो चले गए, बाहर के होते थे जजेस वगैरह, इसलिए वो छुट्टियां करते थे। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क बनने के बाद 70-74 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो छुट्टियां हो रही हैं। इसकी क्या ज़रूरत है? एक तो इंसाफ नहीं हो रहा, लाखों के तादाद में केसेस पेंडिंग में हैं, फिर आप छुट्टियां करते हैं। सर्दियों की अलग छुट्टियां हैं 10-15 दिन, गर्मियों के 2 महीने छुट्टियां करते हैं। जजेस तो सारे एसियों में बैठे हुए हैं, उनको क्या ज़रूरत है आप छुट्टी करें? जो साइलिन है वो तो चाहते हैं कि हमारा वक्त के साथ साथ इंसाफ हो। जी। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी जो बात है,
मैंने जो 2-3 बातें की, एक अमेंडमेंट होनी चाहिए, वो अमेंडमेंट नहीं करते। टाइमिंग का जो इशू होता है वो अभी तक उन्होंने चेंज ही नहीं की। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है, ग्लोबल विलेज में हम आ रहे हैं और ऑनलाइन हमारे सेशन होते हैं, ऑनलाइन कोर्ट प्रोसीडिंग होती हैं बाहर की कंट्रीज़ में, लेकिन अभी तक इस तरह का निज़ाम इस मुल्क में मुतारिफ नहीं हुआ। ये होना चाहिए। कोर्ट की जो टाइमिंग है वो सुबह के टाइम में, उसके बाद तो वो चले जाते हैं। ऐसा करें कि कोर्ट की टाइमिंग को 2 शिफ्टों में तकसीम करें। कुछ जजेस जो हैं सुबह के टाइम में काम करें, कुछ जजेस जो है इवनिंग के टाइम पर काम करें। और सबसे जो बड़ा मसला होता है ना, वो मैं आपको बताऊं, आपका केस है, उसमें आपके 3 से 4 शायद गवाह होते हैं। अभी वो गवाह आते नहीं हैं क्योंकि किसी को कोई मजबूरी हो जाती है, ज़रूरत हो जाती है। और एक बंदा है कंदकोट का, जैकबाबाद का, कराची में केस चल रहा है, वहाँ से आने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। तो अगर वहाँ से बैठकर वो एक ऑनलाइन अपनी एविडेंस को रिकॉर्ड करवाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा, वक्त पर फैसला भी हो जाएगा। इस तरह का इनको काम करना चाहिए। जो हमारी लेजिस्लेशन अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं, उनको इस तरह का काम करना चाहिए इस पर। और इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि जो केसेस की पेंडिंग का जो सबब है, जजेस कम होते हैं, केसेस ज़्यादा होते हैं। आप देखेंगी, एक बार अल्लाह आपको कोर्ट से बचाए, लेकिन आप आएंगी। आमीन। हाँ, आमीन। बड़ी आवाज़ से आमीन कहिए। बिल्कुल, मैं नहीं चाहती कि मेरे नवासे और पोते बेचारे भुगते। हाँ, लेकिन मैं एक तजुर्बा के लिहाज के आपको बता रहा हूँ। एक जज है, आप उसकी जो डेली लिस्ट चेक करेंगी तो 80+ उसके केसेस होते हैं। कोई एक वडेरा होता है, जरगा करने वाला होता है या कोई फैसला करने वाला होता है, दिन में उनके पास 2 से 3 केसेस होते हैं, फैसले होते हैं, वो करते हैं और आसानी से वो हल हो जाते हैं। अभी 80 केसेस उसको चलाने हैं तो वो किस तरह चलाएगा? बिल्कुल, ज़रूर 2-3 में वो केस चला पाएगा, उसके बाद वो तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए करना ये चाहिए कि जजेस की तादाद को बढ़ाना चाहिए। और जजेस आप देखेंगे ना, बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उसमें तकरीबन 10 से 15 लोगों के लिए एक जज होता है। यहाँ पर तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए एक जज है। क्या बात। तो अभी वो किस तरह इतने लोगों का फैसला कर पाएंगे? तो ये तादाद भी बढ़ानी चाहिए, अमेंडमेंट भी करनी चाहिए, टाइमिंग की चेंजिंग भी करनी चाहिए। इसके बाद आसानी ज़रूर होगी। ठीक है, अच्छा मैं आपकी तरफ आती हूँ। कराची पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हॉट टॉपिक है कि कराची में जो है हर घर का चूल्हा जो है वो बंद है, गैस नहीं आ रही। सिलेंडर की तरफ अगर जाते हैं, मैं ये कहती हूँ कि हुकूमत अगर हमें कहती है कि सेफ्टी करें, अपने आप को सिक्योर रखें, सारी ऐसी एक्टिविटी से सेफ रहे, तो मुझे ये बताएं कि सिलेंडर जो हर घर में यूज़ हो रहा है, ठीक है, जब हर घर में यूज़ हो रहा है तो हमें इस्तेमाल उसका नहीं आता क्योंकि हमने ज़िंदगी में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन? और ये गैस की बंदिश कब तक रहेगी और क्यों है ये बंदिश कराची में? दुनिया भर में उसूल होता है कि जो इदारे सर्विसेज देते हैं वो उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। हमारा मुल्क बदकिस्मत है, हमारा शहर ज़्यादा बदकिस्मत है कि हमारे यहाँ कोई इदारा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और जो काम उनका है उस काम को करने के बजाय वो काम करते हैं कि जो उनका काम नहीं है। देखिए, जब हम इतने बड़े शहर को, इतने बड़े मुल्क को एक सप्लाई दे रहे हैं तो हमारे पास पॉलिसी क्यों नहीं है? हमारे पास पॉलिसी होनी चाहिए कि जब डिमांड बढ़ेगी, डेटा होता है, कैलकुलेशंस होती हैं, वेदर की कैलकुलेशन होती है, किस तरह की आपको डिमांड होगी, उसके एतबार से प्रिपरेशन होना चाहिए। हमारे यहाँ हर चीज़ सियासत की नज़र हो जाती है। हमारे यहाँ गैस पाइपलाइन अगर होती है उस पर सियासत होती है। हमारे यहाँ अगर कोई पानी का मसला होता है, उसका कोई प्लान बनता है, K3 बन रहा है, K4 बन रहा है, उस पर भी सियासत होती है, उसका पानी डाइवर्ट हो गया। ये दुनिया के मुल्कों में नहीं होता। हम बगैर प्लानिंग के अपने मुल्क को चला रहे हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ एमरजेंसी बुनियाद पे होती है, उसमें जो कर लेते हैं उसके नतीजे तो वही निकलते हैं ना जो अब निकल रहे हैं। आपने कहा गैस सिलेंडर जो है ना वो ख़तरनाक है। बेशक गैस सिलेंडर ख़तरनाक है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इस्तेमाल हो रहे हैं, दुबई में इस्तेमाल होता है, इंडिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत सारे मुल्कों में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उनके पास प्लानिंग है पहले से, उसका तरीक़ेकार है। उन्होंने जब घर बनाए तो उसमें उसका स्पेस बनाए, सिलेंडर का स्पेस उससे बिल्कुल अलग है, सेपरेट है। हमारे यहाँ चूंकि वो उसका कोई एमरजेंसी है, अगर गैस नहीं आ रही हम सिलेंडर लाएंगे लगाएंगे तो उसमें लीकेज भी होंगे, वो ख़तरनाक भी होगा जी। ये तो एक है। हाँ, और
बात मैं तो ये कहना चाहूँगी, सिंध हुकूमत के लिए ये बात कहना चाहूँगी कि जब कराची में गैस की बंदिश हो चुकी है और आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सिलेंडर की तरफ जाना है, तो सबसे पहले तो आप एक ऐलान करें कि जहाँ भी हम लोग सिलेंडर भरवाने जाते हैं, आया वो सबसे पहले उसे चेक करें कि कोई लीकेज तो नहीं है, बिल्कुल सेफ है, कहीं बहुत साल पुराना हो, उसमें लीकेज हो, अल्लाह ना करे सिलेंडर जब फुल हो और वो घर जाके जब वो आग लगाए तो वो फट ना जाए। जब एक चीज़ की कमी हो गई है ना और हमने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि लोगों को ये अवेयरनेस दें और ये काम ज़रूर करवाएं कि सेफ़ हो के किस तरह से आप सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स ऑन एयर मीडिया पे होने चाहिए। जब हम लोग यहाँ बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं तो हम लोगों को हुकूमत की तरफ से ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए कि आया आप अपने प्रोग्राम्स पे बैठ के ये बातें भी करेंगे ताकि अल्लाह ना करे एक कोई बड़ा हादसा जो है वो तैयार हो जाए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये है कि सियासी तौर पर मैं अगर आपको ये बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने अपने टाइम में जो एक ईरान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था गैस वगैरह के हिसाब से, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हम अभी तक गुलाम हैं। और गुलाम इसीलिए है कि हमारे सारे असासे बाहर होते हैं और हमारे पॉलिटिशियन वही काम करते हैं जो बड़े जो इनके डायरेक्शन देते हैं इनके लिए, क्योंकि वक्त आने पर वो उनका दिफा भी करते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, तो इसलिए उनको मजबूरन वो करना पड़ता है। ईरान के साथ यूएसए या और कंट्रीज़ हैं, उनकी नाराज़गी की वजह से पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा और पाकिस्तान ने मजबूरन कतर से या रशिया से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमें वो गैस दी जाए, लेकिन वो गैस हमारे यूजेज के हिसाब से वो बड़ी किल्लत में है। हम अगर ईरान से लेते तो हमारी जो ये आजकल की जो किल्लत है वो हम नहीं देखते, लेकिन ये तो हो गया और अल्लाह करे हम आज़ाद बने और हमारे जो बड़े हैं वो सिंसियर रहें अपने आवाम के साथ। लेकिन आपका जो सवाल है कि अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो उस वक्त ये लियाबिलिटी किसके ऊपर है? मैं इसके लिहाज से कानून के एतबार से बताऊंगा, इसकी जो जिम्मेदारी है लियाबिलिटी है वो हुकूमत के ऊपर है। लॉ ऑफ टॉर्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट के मुताबिक आपका कोई नुकसान होता है तो उसमें अगर वो आप मजबूरन हुकूमत की तरफ से आपने वो काम किया तो अभी उसके लिए कोई नुकसान होता है तो उसकी कंपनसेशन जो है वो आपको हुकूमत देगी, क्योंकि हुकूमत लियाबिल है उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से, सुस्ती लापरवाही की वजह से या मिसमैनेजमेंट की वजह से आपको ये नुकसान हुआ है। और इसमें बड़े केसेस भी हुए हैं। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक का कोई इशू होता है, जैसे बरसात वगैरह होती है तो बरसात में किसी के ऊपर वार गिर जाती है, तार गिर जाती है, बंदा फोत हो जाता है, तो कोर्ट ने उस पर ये डायरेक्शन दी कि आप इसके ऊपर 302 का सेक्शन लगाएं, 302 का और 114 का पाकिस्तान पिनल कोड है कि ये जो कत्ल हुआ है उसमें हुकूमत मुलविस है और हुकूमत उसका जो है जुर्माना देगी, मुआवजा देगी लोगों को जो जिनके साथ ये हादसा हुआ है। तो इस तरह का इसमें भी अगर अल्लाह पनाह दे, अल्लाह हिफाज दे सब लोगों को, लेकिन जैसे आपने कहा कि कोई ऐसी देखभाल नहीं होती कि लीकेज है या कैसा है, अगर उसमें कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो आवाम को चाहिए हुकूमत के ऊपर केस भी कर सकते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत सिविल सूट फाइल करके हुकूमत से वो कंपनसेशन भी ले सकते हैं और क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं एक चीज़ आज अपने शो पे ज़रूर कहना चाहूँगी, जो मुझे देख रही हैं औरतें जो घर में हैं और किचन में भी जाती हैं, कुकिंग भी करती हैं, खुदारा अपने जो सिलेंडर हैं इसको प्रॉपर चेक करवाएं। जब आप कुकिंग कर लेते हैं तो पीछे से उसको बिल्कुल बंद करें ताकि गैस लीक ना हो, और जब आप आते हो दरवाज़ा किचन का, अगर किचन में दरवाज़ा है तो खोलने के थोड़ी देर बाद तक खोल के रखें, फ़ौरन से आग ना जलाएं। खुद आप अपने आप को सेफ़ रखें, अपनी फैमिली को सेफ़ रखें, सिलेंडर चेक करवाएं कि आया इसमें कहीं लीकेज तो नहीं है, अपने तौर पे अपनी जानें बचाएं। क्योंकि मैं आज ये बात बिना किसी डरे कि बिना किसी हिचकिचाहट के मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, हमारी हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं मर गई, आप मर गए या किसी भी घर का कोई अहम फ़र्द जो है वो जान की बाजी हार गया, हमारी हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उनको फ़र्क पड़ता तो हमें हमारी सारी चीज़ें मिलती, और अगर हमें नहीं मिल रही किसी भी वजूहात की वजह से, अगर ये चीज़ें हमसे दूर हैं तो आया हमें ये बताया जाए कि हम सेफ़ होके इन चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आप यकीन करें अभी तक कोई ऐसी चीज़ मैंने ना कोई ऐसी चीज़ किसी सोशल मीडिया पे देखी, ना हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखी, कहीं भी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। हमें ये चीज़ ज़रूर, मैं हर कॉल मिलाते हुए हमें ये ज़रूर पता चलता है छाती का कैंसर जो है उसके लिए हम सुनते हैं, उसके अलावा हम इस चीज़
चीज़ के लिए सुनते हैं कि अपनी जो वैक्सीन है ये आपने ज़रूर लगवानी है, बाहर जाना है तो SOPs को फॉलो करना है। जब हुकूमत इन चीज़ों को देखती है तो इन चीज़ों को क्यों नहीं देखती कि आपकी आवाम जो है शायद आपके लिए अहम नहीं है, पर वो अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए वो फ़र्द बहुत ज़्यादा अहम है। तो अपनी सेफ्टी आप लोग खुद करें। कराची की तरफ आती हूँ, ये बताएं, कराची एक वो शहर जो रोशनियों का शहर, कराची जब भी कहीं भी, मैं छोटी भी थी जाती थी और मैं कहती थी कि मैं कराची में रहती हूँ, तो लोग बहुत पूछते थे अच्छा सी व्यू कैसा है वहाँ का, सुना कराची बड़ा प्यारा है, कराची बड़ा रोशनियों का शहर है। अब कहीं कॉल मिलाएं और बात होते होते यार तुम्हारा कराची कैसा, सुना बड़ा गंदा है कराची, बड़ा कचरा है कराची में, सड़कें टूटी हुई हैं, शर्मिंदगी होती है। आप बताएं ये कराची का ये हाल बनाने के पीछे किन लोगों का हाथ है, क्या इसके पीछे भी सियासत है? कराची का आपने तो बड़े आसान लफ्जों में कह दिया। अगर आप कराची के शहरी से उसके दिल का दुख मालूम करें तो आप सोच नहीं सकते। इस शहर में दुनिया का छठा बड़ा शहर है आबादी के एतबार से, और जितना बड़ा शहर है और जिस तरह इस शहर को चलाया जा रहा है, अरबाब इख्तियार डेफिनेटली जिम्मेदार है। जिनके पास चीजों को दुरुस्त करने के अख्तियारात और वसाइल हैं, 100% वो जिम्मेदार है। मगर अफसोसनाक बात है कि कराची के अपने लोग भी कराची के साथ सिंसियर नहीं है। बिल्कुल। और कराची में जो हुकूमतें हैं, डेफिनेटली हुकूमत बाहर से बनती है, कराची के बाहर से बनती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की आज भी पॉलिसियां कराची के खिलाफ हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आज एक बल्दियाती कानून, दुनिया के हर शहर में, बाहर बड़े शहर में छोटे छोटे काउंटीज बनी हुई हैं। आप इंग्लैंड चले जाएं, मैं इंग्लैंड की क्या मिसाल दूं, अमेरिका की क्या मिसाल दूं, आप पड़ोसी मुल्कों में चले जाएं, आप ईरान में चले जाएं, इंडिया में भी मकामी हुकूमतें हैं, खुद मुख्तार हैं, काम कर रही हैं। जो जहाँ का जो शख्स रिहायशी है वो अपने मकामी जो नुमाइंदा है उसको मुंतखब करता है, उस मकामी नुमाइंदे को वो पकड़ भी सकता है। उसके साथ अगर रोड के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल, वाट एवर जो भी है, उसको वो वोट देता है, नेक्स्ट टाइम में उसका वो एहतसाब कर सकता है। हमारे यहाँ तो सिस्टम जो है आज भी अंग्रेज की तरह चलाया जा रहा है कि वहाँ से लोग नॉमिनेट होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर नॉमिनेट हो जाएंगे। इसके अलावा कवानीन में बजाय अख्तियारात देने के, बड़े अफसोस की बात है और तकलीफ की बात है कि सिंध गवर्नमेंट 18वीं तरमीम के तहत और बहुत खुश होती है कि सूबों को अख्तियारात मिल गए और हमारा यह हक है और कोई हक हमसे वफाकी हुकूमत नहीं ले सकती कि सेहत हम डील करेंगे, सारे मामला हम डील करेंगे। लेकिन जहाँ कराची का मसला आता है, कराची को अख्तियारात देने की बात आती है, तो कराची के मामले में सौतेली माँ का सलूक करते हैं। कराची के मामले में यानी आप सोचिए कि जितना बड़ा शहर है, आप भी जाहिर है आपने एक छोटी सी बात की कि वो कहते हैं कचरा है, कचरा ही देखते हैं दूर से लोग, लेकिन कराची में जितना खून बहा है, कराची में जितने नुकसानात हुए हैं, कराची में जितनी अमलाक जली हैं, लोगों के रोजगार खत्म हुए, कराची में बच्चे यतीम हुए, वो सब कौन जिम्मेदार थे उनके, क्यों हुआ था ये सब, और अब क्यों नहीं हो रहा, अब भी दुरुस्त क्यों नहीं हो रहा? अब भी सियासत चमकाएंगे, अब भी आप कहेंगे कि साहब हम तो आपको अख्तियार दे रहे हैं, आप कराची के जो नुमाइंदे होंगे हम जो काम करेंगे उनसे पूछ के करेंगे। अरे भाई आप उनको अख्तियार दें, उनको मौका दें, उनको टैक्सेस जमा करने का अख्तियार दें, मकामी टैक्सेस, उनको अपने मकामी मसाइल हल करने का अख्तियार दें। उसके बाद आप उनसे पूछें, उसके बाद उनसे आप कहें कि भाई तुमने ये नहीं किया, और आवाम को उनका एहतसाब करने दें, बजाय इसके कि आप खुद जो है बैठ जाते हैं, अपनी मर्जी के कवानीन बनाते हैं और कवानीन में कहते हैं कि साहब अक्सरियत है हमारी, तो अक्सरियत और अक्सरियत की बुनियाद पे हम ऐसा कर लेंगे। उसका नतीजा होता है कि तासुब की आग भड़क उठती है, और जब तासुब की आग भड़कती है तो वो ये नहीं देखती कि वो किसका घर जलेगा जी। उसमें सिंध में, अंदरूनी सिंध के और कराची के रहने वालों के दरमियान आज फिर खिंचाव पैदा हो रहा है। ये खिंचाव पैदा जो लोग कर रहे हैं, उनको चाहिए मुल्क के मफाद में, शहर के मफाद में, उनके अपने मफाद में वक्ती तो फायदा हो सकता है कि इंटीरियर से वोट मिल जाए, हो सकता है कि इंटीरियर से जो है एक दफा फिर पीपल्स पार्टी मुंतखब होकर आ जाए। क्या ये बेहतर नहीं है कि पीपल्स पार्टी कारकर्दगी की बुनियाद पे मुंतखब होकर आए, बजाय तासुब की बुनियाद पे मुंतखब होकर कि देखो कराची में फला रहते हैं और हम फला हैं, लिहाजा हमें वोट दो ताकि हम उनको कंट्रोल कर सकें। दिस इज नॉट द वे टू डील द पीपल। पर कराची की सूरत हाल देख के आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बेहतरीन है? किसको लगता है? नहीं, अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी कारकर्दगी की बुनियाद पे आए, तो कराची की सूरत हाल देख के आपको लगता है? लियारी जो है वो पीपल्स पार्टी का था और अब लियारी कहते हैं कि नहीं। कोई भी समझदार लोग, कोई भी वो लोग जिन्होंने मामला आंखों से देखे और उनका ज़मीर जिंदा कभी भी नहीं करेंगे, उन लोगों को कम से कम जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट भी किया एक ऐसा भी वक्त था, लेकिन हम ये समझते हैं
मैं अब ख़ास तौर पे जब से ये काला कानून, बल्दियाती कानून उन्हें पीपल्स पार्टी ने पास किया है सूबाई असम्बली में महज अक्सरियत की बुनियाद पे, और उसको ज़बरदस्ती जो है नाफिज करने के लिए वो तैयार है, तो मैं समझता हूँ उसके बाद से कोई ऐसा चांस नहीं रह जाता कि हमारी हमदर्दी पीपल्स पार्टी के साथ हो। जब वो शहर के हमदर्द नहीं है तो शहर उनका हमदर्द कैसे हो सकता है? और मैं समझता हूँ कि बाकायदा पीपल्स पार्टी इसको प्लान के तहत कर रही है। पीपल्स पार्टी के जहन में ये है कि हम कराची में इस तरह के मामला पैदा करेंगे और इंटीरियर में फिर हम जो है ना उसके नतीजे में हमदर्दी का वोट लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ब्रेक पे जाएंगे, पर मैं आपका जवाब जरूर आके लूंगी, आपके साथ सवाल भी है, पर ब्रेक है, क्या करें, ये एक ऐसी चीज है कि सिग्नल पे आओ ब्रेक लगानी पड़ती है, ना लगाए तो फिर तो एक वाइट कपड़ों में एक इंसान नुमा फरिश्ता होता है जो आते ही आपका चालान काटता है और आपको फौरन कहता है कि जाओ आप चालान भरो। तो इसी तरह जब यहाँ ब्रेक नहीं लेते तो यहाँ भी कुछ ऑरेंज कलर की शर्ट में लोग आते हैं और हमारा चालान काट लेते हैं। तो लेते एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब मैं आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि जवाब लेते ही आपसे जवाब लेना था, पर ब्रेक का टाइम आ गया था। बिल्कुल, कराची के मसाइल के ऊपर अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में पीछे कोई एक हाथ नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं और उनको अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आपको स्टडी भी करनी चाहिए, हिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए और इसके अलावा सियासी मामलात भी देखने चाहिए। सबसे बड़े जो मैं ये कहूँगा कि कराची की आवाम जब तक सोई होगी तब तक उनको कोई अपना हक नहीं मिल सकता। वो क्यों खामोश होते हैं, क्यों इन नाजायज़ियों के खिलाफ नहीं उठते? ठीक है ना, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, दोनों कराची को इग्नोर कर रहे हैं। कराची से सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने का उनका टारगेट है, बाकी और कुछ नहीं कर रहे दोनों। बाकी जो जिस तरह भाई ने जो बात की, मैं एक कानूनदान हूँ, मैं किसी ऐसे समझो कि नैरो माइंड में बात नहीं कर रहा, मैं खुली बात कर रहा हूँ, सीधी बात है। आपके ही शो में आप ही गवाह होंगे, मैं पीपल्स पार्टी के ऊपर खुलकर तनकीद करता हूँ और हमेशा से मुखालिफ रहा हूँ। लेकिन जिस तरह ने भाई ने एक एक्सप्लेनेशन दी कि भाई इंटीरियर सिंध के लोग आते हैं इधर, फिर जो हुकूमत कानून साजी करती है तो उनको ही सोच कर करती है, इसीलिए कराची को इग्नोर किया जाता है। ये आप तहरीक चलाती हैं ना, कोई भी एक बंदा तहरीक चलाता है अपने हुकूक लेने के लिए, तो उसका अगर एक समझो कि नारा या एक विजन या एक जो मिशन होता है वो क्लियर नहीं होता, डाउटफुल होता है, या कुछ उसमें ऐसे समझो कि झगड़ेबाजी का सिस्टम होता है तो वो फेल हो जाती है। आप इंटीरियर सिंध का अगर नाम लेते हैं, वो तो अपने सूबे में कराची में आ सकते हैं, उनका हक है, क्योंकि ये कानून आइन हमें हक देता है। लेकिन आप उन लोगों के लिए भी कहें जो लोग अफगानिस्तान से इधर आते हैं, जिनको रिफ्यूजीज के बुनियाद पर आप इधर उनको कैंप देते हैं, जिनकी वजह से स्मगलिंग होती है, जिनकी वजह से मंशियात होते हैं, जिनकी वजह से पता नहीं टारगेट किलिंग होती है, ये इंटीरियर सिंध के जो लोग आते हैं फिर भी वो कुछ न कुछ करते हैं। आइन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के लोग आ सकते हैं, पंजाब के आ सकते हैं, बलूचिस्तान के आ सकते हैं। मैं कानून के हिसाब से मैं इन लोगों की मुखालफत नहीं करूंगा, वो आ सकते हैं, उनका हक है। लेकिन जो मसाइल बड़े हैं उसमें सबसे बड़ा जो मसला है, बाहर के जो अफगानिस्तान के लोगों को इधर लाया गया है, फिर जो डोमिसाइल वगैरह बनाए गए हैं, इनकी बुनियाद को आप देखेंगे तो ये एक बड़ा इशू है। वो इंटीरियर सिंध की बात करके अपने ही लोगों के अंदर आप क्यों तअस्सुब की एक फिजा को कायम करते हैं? आप ये बात न करें, मतलब आप, हम सब एक हैं, बिल्कुल। हाँ, आप ये कहें कि भाई ये बड़े शहरों के साथ बड़ा शहर कराची भी है, बड़ा शहर नवाबशाह भी है, बड़ा शहर लाड़काना भी है, बड़ा शहर सखर भी है, बड़ा शहर हैदराबाद भी है, और इसके अलावा छोटे छोटे शहर, क्योंकि लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो देहातों के ऊपर भी मुश्तमिल होती है, वो विलेजेस के ऊपर भी होती है, वो टाउन्स के ऊपर भी होती है, सिर्फ कराची के लिए नहीं होती है। हक देना है, कानून ये कहता है कि आप लोकल गवर्नमेंट को हक दें, वो हक आप मेहर को भी दें, वो हक आप KN शाह को भी दें, वो आप हक नौशर
फिरोज को भी दें, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है आप उनको अख्तियार दें, वो अपने अख्तियारात के साथ काम करेंगे तो मुल्क के लिए, सूबे के लिए अच्छा हो जाएगा और कराची के लिए अच्छा हो जाएगा। बाकी कराची की रही बात, कराची में इतने बड़े मसाइल हैं, क्यों, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, मैं भी कराची में इतने मसाइल को फेस करता हूँ। सुबह से मैं अगर कोर्ट के लिए निकलता हूँ, रोड जो हैं बिल्कुल फटे हुए हैं, रोडों की जो हालत है वो बिल्कुल नाकिस है, गैस की किल्लत को मैं भी फेस करता हूँ। इसका सबसे जो बड़ा सबब है वो हमारी, जब तक ये अवाम नींद में होगी तब तक हमें हक नहीं मिलेगा। ये निकलें, सड़कों को बंद करें, अपने हक के लिए आवाज उठाएं तरीके से, ऐसा नहीं कि इसमें मतलब नफरत नुकसान किसी को ना पहुंचाए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अगर तरीके से वो अपने हुकूक के लिए निकलेंगे। अभी तक सारे सोए हुए, जमात इस्लामी के अलावा कौन एहतजाज कर रहा है? ये जो हमारे और जो हैं दो सियासी पार्टियां, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मैं एक वकील हूं, लेकिन वो भी अगर हुकूक के लिए निकलें तो अच्छे नारे के साथ, अच्छे मिशन के साथ आएंगे तो मेरे ख्याल में कराची को हक मिल सकता है। बाकी कराची को पीटीआई ने भी इग्नोर किया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी इग्नोर किया है, पीटीआई से पहले जो हुकूमत थी वफाकी उसने भी इग्नोर किया है, उससे जो पहली हुकूमत थी उसमें कराची के हमारे एमक्यूएम, जमात इस्लामी सारे उनके पार्टनर थे, शेयरर थे। 2008 से 2013 तक उस वक्त भी कराची में खून की नदियां बही हैं, तो सारे उसमें इन्वॉल्व हैं, सारों का किरदार है, सारे जो हैं सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को बचाने के लिए काम करते हैं, कोई भी कराची के साथ सिंसियर नहीं है, सीधी बात ये है। बिल्कुल। अच्छा, और एक चीज मैं भी ये कहना चाहूंगी कि ये जो तासुब की आग भड़की हुई है, ये उर्दू बोलने वाले, ये सिंधी बोलने वाले, मैं ये कहती हूँ हम सब एक है, हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग इस जंग में क्यों लग गए? हम तरक्की की जंग में लगते हैं, हम इस लड़ाई को खत्म करते हैं। जी जी जी, माजरत चाहता हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ और बात शुरू करूंगा मैं एक शेर से जी। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। हमारे इंटीरियर के रहने वाले जो भाई हैं, सिंध के रहने वाले, उनका भी कराची पे उतना ही हक है जितना कराची के रहने वालों का है। चूंकि मेरी बात मुकम्मिल नहीं हुई थी और ना इस मौजू पे बात हुई थी, आपने शायद उसको गलत तरीके से उसको ले लिया। देखिए बात ऐसी है, गलत नहीं, आप जो है मैंने आपको इतना कहा कि पीपुल्स पार्टी इंटीरियर की सिंपैथी लेने के लिए कराची में ऐसा कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कराची में सबका हक है। कराची मिनी पाकिस्तान है। मिनी पाकिस्तान मीन्स कि हर जबान बोलने वाला हर पाकिस्तानी कराची में रह सकता है, उसका उतना ही हक है जितना कराची के मकामी रहने वाले का है। हम कराची अलायंस के लोग, हमारा ओपिनियन उन तमाम सियासी जमातों से मुख्तलिफ है और हम चाहते हैं कि इंटीरियर के जो हमारे सिंधी भाई हैं, और सिंधी हमारे मकामी भी पहले से यहाँ आबाद थे, पाकिस्तान बनने से पहले से थे, काठियावाड़ी थे, उर्दू बोलने वाले भी यहाँ मौजूद थे, वो तमाम लोग, उनका इस शहर पे उतना ही हक है जितना किसी दूसरी जबान बोलने वाले का। देखिए, हम जब भी तासुब की बुनियाद पे जाएंगे, हम मामलात को हल नहीं कर सकते कराची अलायंस का। और हम इससे पहले 20 साल तक शहरी हुकूमत चलाते हैं, तहरीक शहरी हुकूमत। तहरीक शहरी हुकूमत के तहत हमारा मुतालबा ये था कि कराची में कंप्रीहेंसिव बल्दियाती निज़ाम, मेगा सिटी गवर्नमेंट सिस्टम नाफिज किया जाए। और अब जो कराची अलायंस बना है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की, इसमें हमारे पास आप देखिए कि हज़ारा सूबा तहरीक वाले भी हैं, इसमें मुस्लिम अलायंस भी है, इसमें तहरीक तकमील पाकिस्तान के भी लोग हैं, इसमें हर ज़बान बोलने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि सिंधी हमारे भाई जो हैं, जो सिंधी ज़बान बोलते हैं, और बेशक वो भाई हैं, वो भी इसमें शामिल हों, वो भी इस शहर में हिस्सा लें, वो भी इस शहर का पार्ट हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो फला जो है ना वो आ सकता है, फला नहीं आ सकता, हर एक आ सकता है। लेकिन दुनिया में हर चीज़ के कुछ कवानीन होते हैं, कुछ तरीक़ेकार होते हैं। अगर अमेरिका में आप एक काउंटी में रहते हैं, एक स्टेट में रहते हैं, तो एक मखसूस टाइम होता है। जब तो आप दूसरे स्टेट में चले जाते हैं तो एक मखसूस टाइम के लिए तो आप वहाँ ठहर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको अपना सोशल सिक्योरिटी कार्ड वहाँ कन्वर्ट कराना होता है। हम कहते हैं कि हर एक को हक है, हर एक को हक है कि कराची में आए। ये शहर सबका है। दिल की बात सुनो लोगों, अपनों ही से कहता हूँ, ये शहर कराची सबका है, इस शहर में मैं भी रहता हूँ। क्या बात है जी। ठीक है ना? हाँ, तो इस शहर में हम सब रहते हैं, ये शहर हम सबका है। हम इसको बनाने के लिए कवानीन लाएं, हम इसको बनाने के लिए जद्दोजहद करें, हाथ में हाथ डाल के करें। मैं तो आपको भी दावत देता हूँ कि ये अलायंस आपका भी है, आप भी इसमें शामिल हों। और आप माशाल्लाह एक वकील हैं, बहुत सारे वकील भी हैं हमारे साथ, आप इसमें टीम बनाएं। आप कानूनी जंग भी लड़ें, आप सियासी जंग भी लड़ें, मगर रोडों की लड़ाई हमें नहीं लड़नी है।
हमें एक दूसरे का गिरेबान नहीं पकड़ना है, हमें एक दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचानी, हमें मामलात को उस तरह हल करना है कि जिस तरह इखलाकी तौर पे दुनिया में हल किए जाते हैं, टेबल पे बैठ के हल किए जाते हैं। और यही रिक्वेस्ट मैंने इब्तिदा में की थी कि पीपल्स पार्टी बराए मेहरबानी कराची के लोगों की आवाज़ सुने, इस काले कानून को बराए मेहरबानी रोकें, कराची के लोगों को अख्तियार दें। मैं नहीं कहता कि एक मखसूस जबान के बोलने वालों को दें, सबको दें, सबको दें, कराची वालों को दें। बिल्कुल। और सब कराची वाले हैं, आप भी कराची वाले हैं, मैं भी कराची वाला हूँ, हम सब कराची में रहते हैं, हम इस शहर के बासी हैं, इस शहर के मालिक हैं हम। ठीक। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताएं कि अगर मैं टैक्स पे करती हूँ तो हुकूमत को क्या चाहिए कि मुझे कौन कौन सी फैसिलिटीज दे, या मुझे रिटर्न में टैक्स अगर मैं देती हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? इसके लिए जरा मेरे टैक्स जो हर आम इंसान दे रहा है, ये उसके लिए जरा आज आप क्योंकि वकील हैं तो थोड़ा आप भरपूर तरीके से बता सकें। बिल्कुल, जो भी गवर्नमेंट होती है, मेरे ख्याल में जितने बाहर के ममालिक में टैक्स का मजबूत सिस्टम है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। बड़े टैक्सेस होते हैं बाहर, और अगर इस तरह पाकिस्तान में टैक्सेस का निज़ाम मजबूत हो तो पाकिस्तान की मईशत एक मजबूत मईशत बनकर उभरेगी और सिस्टम अच्छा चलेगा। लेकिन हम टैक्स लेते हैं तो हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, हमें क्या दे? तो इसके लिए एक हमारा आइन है, एक बुक है ग्रीन कलर का जिसको हम आइन कहते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक जो फंडामेंटल राइट हैं, सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि वो हमें दें। सबसे पहले क्या है? सिक्योरिटी है। बिल्कुल, सिक्योरिटी दें। तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लोग घर से निकलते हैं, उनको ये पता नहीं है कि शाम तक हम अपने प्यारों से मिल सकेंगे या नहीं। और इस सिक्योरिटी में रोड्स की हालत और कंडीशन भी शामिल है, क्योंकि हादसात भी इतने होते हैं जो हमारी जान की भी खबर नहीं होती है कब वो अल्लाह के हवाले हो जाए। और इसके अलावा जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, राइट ऑफ मूवमेंट है, राइट ऑफ असेंबली है, एजुकेशन है, ये सारे आर्टिकल 8 से 28 तक मुश्तमिल हैं। सबसे पहले हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि टैक्स लेने के बाद वो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करें। उसके अलावा हम हर एक घर तक वो तालीम का बंदोबस्त करें, क्योंकि कानून कहता है कि 16 साल तक की उम्र तक हर एक का हक है कि हुकूमत उसको तालीम दे। नहीं देते। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो किताबों की जगह पता नहीं क्यों कोई और चीज़ें उठाते हैं। सुबह से कुछ मैं तो लड़के से देखता हूँ, अल्लाह हर एक को महफूज रखे, वो बेचारे बाहर निकलते हैं रोडों से, वो पेज वगैरह लेते हैं, उठाते हैं, वो अपना गुजर करते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम इस कंडीशन तक पहुँचे हैं जो 100 साल पहले के लोगों की होती थी। तो हुकूमत, बाकी ये एक और क्वेश्चन है कि ज़्यादातर जो लोग टैक्स नहीं देते हैं, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बाहर के मुल्क में तो लोग ज़्यादा देते हैं, इधर नहीं देते हैं। इसका रीज़न ये है कि बाहर मुल्क तो अगर लोग टैक्स भी देते हैं तो आप यकीन करें उनको एजुकेशन अच्छी मिल रही है, ठीक है, उनको अगर वो बीमार होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट जब हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत अच्छा। अब दो ही चीज़ों पे मैं ज़रा पहले बात कर लेती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल क्या है, वहाँ टीचर्स क्या हैं, जिनको खुद नहीं पढ़ने आता वो टीचर्स हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, हम अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है कि बाहर हम देखते हैं कि वो बेचारे ड्रिप लगा के खुद पकड़ के बैठे हुए हैं। तो मतलब किस तरह टैक्स दें? जो लोग नहीं भी दे रहे तो वो ये सोचते हैं हमें मिल क्या रहा है। कराची से 400 अरब रुपए का टैक्स जमा हो रहा है जी, 40 अरब उसमें से खर्च होता है, और 40 अरब में से करप्शन के मामलात हैं, दूसरे सब है। मैं समझता हूँ मुश्किल से 10 अरब रुपए आप इतने बड़े शहर पे खर्च करते हैं, जिससे 400 अरब रुपए कमाते हैं। टैक्स तो दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, टैक्स लोग दे रहे हैं। आप हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं। क्यों टैक्स नहीं है? टैक्स है, लेकिन टैक्स सही जगह खर्च नहीं होता। देखिए, फिर हम ये कहते हैं कि ये मेगा सिटी गवर्नमेंट के तहत ही एक बड़ा शहर चलाया जाता है, तो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, टैक्सेस की कैलकुलेशन होती है, और वो टैक्स फिर मकामी लोगों पे खर्च की होते हैं। उसके नतीजे में शहर जगमगाते हैं, मसाइल खत्म होते हैं, सेहत की सहूलियात होती है, आपको एजुकेशन मिलती है, शहर बहुत कुछ देते हैं। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं, सबसे बड़ा मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा चांदी साहब आपसे भी, जाली डोमिसाइल पर 1,08,000 नौकरियां दी गई हैं कराची। बिल्कुल ठीक है। इसको खत्म करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि शनाख्ती कार्ड पर जो मुस्तकिल पता होता है उसको डोमिसाइल तस्वुर कर लिया जाए, जिस तरह अभी पंजाब में हुआ है। और उसके बाद जो है कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जो है ना फला शहर का, मैं जाके लाहौर में नहीं कह सकता कि मैं मेरा डोमिसाइल जाली बनवा के और मैं वहाँ नौकरी ले लूँ। तो ये कुछ कवानीन होने चाहिए जो नहीं है,
और उस पर हमें बात करनी चाहिए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, मैं कुछ चीज़ें और भी आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि ये कोटा सिस्टम जो है ना, अब इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अब इसको सिंध गवर्नमेंट भी ख़त्म करे, उसका नुकसान हो रहा है, उसका फ़ायदा नहीं है। इसमें जो हमारा जो निज़ाम चलाया जा रहा है कराची में, वो उसमें कोटा सिस्टम बड़ी हर्डल है। हमारे नौजवान समझते हैं कि इनके लिए रुकावट है। तो मेरिट पे हम लोग चीज़ों को करें, और दूसरी बात है कि तरजीह मेरिट पे मकामी लोगों को दी जाए। जिसके शनाख्ती कार्ड पे कोई भी जबान बोलता हो, उसके शनाख्ती कार्ड पे मुस्तकिल पता कराची का है, तो वो कराची का डोमिसाइल होल्डर है। कोटा पर मैं कुछ ऐड करूँगा। जी 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 बिल्कुल ज़रूर। हाँ, कोटा की बात जैसे साई ने की कि ख़त्म किया जाए, लेकिन हमारा एक आर्टिकल है, उसमें ये कहा है कि आर्टिकल मेरे ख्याल में 36 है या 37 है। मैं आर्टिकल क्योंकि कानूनदानों कानून की बात करूँगा कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, आप उसके लिए ज़्यादा भी दे सकते हैं, ज़्यादा पैकेजेस, ज़्यादा मुराद वगैरह भी आप दे सकते हैं। जैसे थर है, थल है, यहाँ बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं जो रिमोट एरिया हैं। और कोटा आप जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ सिंध में कोटा का सिस्टम जो है, इससे बढ़कर पूरे मुल्क में होना चाहिए। क्योंकि आप देखें जो कराची में लोग रहते हैं, जो लाहौर में रहते हैं, जो कोटिया में रहते हैं, जो पेशावर में रहते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको वाईफाई की भी सहूलत होती है, ट्रांसपोर्ट की भी सहूलत होती है, इदारों की लाइब्रेरीज़ की सहूलत होती है, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली वगैरह की भी सहूलत होती है। लेकिन जो बच्चा, मैं सिंध की नहीं बात कर रहा, जो बच्चा सिबी में रह कर पढ़ेगा, उसको है इलेक्ट्रिसिटी की है सहूलत, कितने घंटे तक बिजली नहीं होती, लाइट नहीं होती। तो क्या वो जो पढ़ेगा और जो शहर में बैठकर, लाहौर कराची जो बड़े बड़े शहर हैं, उसमें जो बैठकर स्टूडेंट पढ़ेगा, दोनों की तालीम में कितनी मुश्किलात और कितनी आसानियों का फ़र्क है। जिस बच्चे को ज़्यादा आसानी है तो उसके लिए अलग, और जो बच्चा बड़ी मेहनत करके बड़ी मुश्किलात के साथ वो किसी लेवल पर पहुंचने की एक ख्वाहिश रखता है, तो इसके लिए ज़रूरी इस तरह की कुछ चीज़ें होनी चाहिए। ये कोटा सिर्फ पाकिस्तान सिंध में नहीं, पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। जो शहरी इलाके हैं उनके लिए होना चाहिए, जो देहाती इलाके हैं, क्योंकि देहात में आप देखेंगे गुर्बत ज़्यादा है। यहाँ पर तो बड़े बड़े शहरों में, लाहौर में, कराची में लोग और किस्म के रोज़गार भी कर सकते हैं, वहाँ पर तो रोज़गार का इतना सिस्टम भी नहीं है। वो अगर बच्चा तालीम के साथ वो देहात में क्या कर सकता है, अगर वो तालीम पढ़ना चाहता है तो उसको एक समझो कि 4 आवर्स की जो ड्यूटी होती है, जो हाफ टाइम होता है, जैसे शहरों में इस तरह की सहूलत है, वहाँ पर तो इतनी सहूलत नहीं है। वहाँ पर लाइट की सहूलत नहीं है, वहाँ पर गैस की सहूलत नहीं है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है, लाइब्रेरी की सहूलत नहीं है। तो जिसके पास सहूलत नहीं है तो उसको कम से कम कुछ रियायत दी जाए, उसके लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। कुछ कहना चाहता दिल हूं पे लग गई है आपके, मुझे हाँ, लगता है बात। हाँ, हाँ, नहीं, कराची के फील आ रहा है मुझे। कराची नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर दिल रहा पे हूँ। ये बात लगी होगी। अच्छा। नतीजा ये निकला है 45 साल से कोटे का कि कराची जहाँ 45 साल पहले था उससे पीछे चला गया। ठीक है, आप क्यों नहीं करते हैं कि उन शहरों में भी, उन इलाकों में भी, पाकिस्तान के और सिंध के उन इलाकों में, पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन सर। कराची को छोड़ के हम इंटीरियर की अगर बात करते हैं तो छोटे छोटे गांव गोठ में भी वो सहूलियात होनी चाहिए। ये अलग बात है कि उसके रीजन वहीं के मकामी लोग हैं, वहीं के हमारे वडेरे सरदार जिम्मेदार हैं, जिन्हें जो चाहते ही नहीं कि ना वहाँ एजुकेशन हो, ना वहाँ हेल्थ हो, ना वहाँ ट्रांसपोर्ट हो, ना वहाँ रोड बने, ना लोगों को आसानी हो। इसके बजाय हम चाहते हैं कि आप जो है ना उसको डाइवर्ट कर दें। उसके नतीजे में ये नहीं होता कि कराची का भी तो एक टैलेंटेड जो है ना नौजवान रह जाता है, कोई भी जबान बोलता वो रह जाता है, इसलिए कि उसके पास डोमिसाइल नहीं है। ये हर्डल है, दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा कि आप इस तरह की हर्डल रख लें। आप ये फरमा रहे हैं हमारे सिंध ने ऐसे ऐसे मायानास कानूनदान पैदा किए, सहूलियात तो जब भी नहीं थी सिंध में, सिंध से निकल के आए, बड़े बड़े काबिल लोग आए, और उन्हें यहाँ सिर्फ कानूनदान नहीं है, डॉक्टर्स हैं, हर फील्ड में हैं, इंजीनियर्स हैं, अपना नाम बना रहे हैं, मेहनत करते हैं। देखिए टैलेंट को कोई नहीं रोकता। हर्डल जब आप पैदा कर देते हैं कि आपके पास ये रुकावट है, उसके बाद वो टैलेंट उसका खत्म हो जाता है, किल हो जाता है। हम उस नौजवान के टैलेंट को किल करने के बजाय मेरिट पे इंटीरियर से भी सिलेक्ट हो। आप कराची क्यों नहीं, आप कराची का आप मुस्तकिल पता लें और कराची का डोमिसाइल लें और कराची में आप अप्लाई करें और बिल्कुल इक्वल कराची के शहरी के बराबर हो जाएं। बजाय इसके हम कहते हैं कि ये एक हर्डल रहनी चाहिए ताकि उसका एक नुकसान भी तो हुए, उसके नतीजे में वो लोग भी तो वहाँ से इंटीरियर से आ गए जो यकीन करें कि हम अब जब जाते हैं और अफसर बैठे होते हैं इंटीरियर के, माजरत के साथ किसी को अगर वो बुरा न लगे, उनको लिखना नहीं आता और वो अफसर हैं, उनको इलाके का पता नहीं है, वो SHO है वहाँ पर, वो उनको ये नहीं पता
कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं। फिर आपने वो बात नहीं सुनी कि डिग्री तो डिग्री है, चाहे वो असली हो या नकली हो। क्या कहेंगे अब इस उसका पे? ये डोमिसाइल के साइड इफेक्ट हैं जो हाँ। हम भुगत रहे हैं। इसके बजाय ये नहीं हो सकता है कि हम मेरिट पे लोगों को लाएं ताकि हमारी तरक्की की रफ्तार तेज हो। मैंने जैसे अर्ज किया कि हम 45 साल से और पीछे चले गए, इसी शहर में हम पैदा हुए हैं और ये रोशनियों का शहर होता था, जैसे आपने कहा था इब्तिदा में, रोशनियों का शहर होता था। आप जो है ना शहर में जाते थे, महफूज भी तस्वुर करते थे, साफ सुथरी सड़कें, ठीक है इतनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, इतना पैसा नहीं था, लेकिन शहर शहर महसूस होता। अब सब कुछ है और शहर जंगल महसूस होता है। ठीक है, हमारा बिल्कुल एंड आधा मिनट है, मतलब मैं आपको पूरा मिनट भी नहीं दूंगी, आधा मिनट दूंगी। जाते जाते ये मुझे बताएं, जो अब आवाज़ें आ रही हैं कि यहाँ ये इमारत बनाई गई, ये नहीं बनानी चाहिए थी, यहाँ पे ये होनी ही नहीं चाहिए थी, इसको गिरा दें, यहाँ पे ये जगह थी, ये इस जगह के लिए थी नहीं, इसको गिराना चाहिए, मतलब कराची आप क्या समझते हैं कि बेहतरी की तरफ जाने वाला है? जरा जल्दी से मैं बताएंगे। सलूट करता हूँ हमारे जो चीफ जस्टिस है गुलजार अहमद को। ये बिल्कुल उसने अच्छा स्टेप लिया है, कराची का नक्शा बिगाड़ दिया है हम लोगों ने, कब्जा जगह जगह पर नालों के ऊपर कब्जा कर लिया है। फिर क्या हुआ, जैसे साकिब निसार ने क्या क्या जो आइकॉन टावर बना हुआ है मलिक रियाज का, उससे 4 अरब लेकर एक इलीगल चीज को उसने जायज करार दे दिया। अभी जो नस्ला टावर है, जो भी इस तरह की जो भी इमारत है नालों के ऊपर इलीगल नाजायज जो भी बनी हुई है, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का जो ये स्टेप है ज़बरदस्त है, मैं इसको सलाम करता हूँ और मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि ऐसे लोग और भी आएँ जो कराची के लिए, यहाँ पाकिस्तान के लिए जो इलीगल जो तजावज़ात हैं उसको ख़त्म करें। मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, इसी तरह का एक मैंने शो किया जो नाले की वजह से एक बैंक में हादसा हुआ और वो नाला बहुत आगे तक जा रहा है, जिसपे 5-6 मंजिल की बिल्डिंग्स भी बनी हुई है, मस्जिद भी बनी हुई है और नाला पैक है, फैक्ट्रियों का सारा वो उसमें केमिकल आ रहा है, वो बिल्कुल पैक है, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो आया इदारे कहाँ हैं कि नाले के ऊपर 6-6 मंजिल की अगर बिल्डिंग और अल्लाह ना करे फिर हादसा होता है तो कितनी अमवात हो सकती है, खुदा ना खास्ता। तो ये बड़ा एक अच्छा स्टेप है, इस पे मैं भी बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अब कराची को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और इस तरह के इकदाम जरूर होने चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाजत, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।